नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत गत तासिका में हमने मोहन राकेश द्वारा लिखित परमात्मा का कुत्ता इस कहानी का आरंभ किया था। आज हम कहानी के कथ्य तथा उद्देश्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे। परमात्मा का कुत्ता यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की पीड़ा को अभिव्यक्त करती है जिसने देश विभाजन की त्रासदी झेली है। इस कहानी के केंद्र में सरकारी कर्मचारी एवं कार्यालयों का चित्रण है, साथ ही उस सर्वसामान्य व्यक्ति की पीड़ा तथा आक्रोश का भी चित्रण है जिसने देश विभाजन की त्रासदी को सहा है। कहानी का आरंभ सरकारी कार्यालयों की तथा वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति से होता है। कहानी के केंद्र में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जिसे ज़मीन के नाम पर सरकार द्वारा एक गड्ढा अलॉट किया गया था और इस व्यक्ति ने 2 साल से अर्जी दी थी कि ज़मीन के नाम पर जो गड्ढा उसे अलॉट किया गया है उसकी जगह पर थोड़ी ही सही पर रहने लायक कोई दूसरी ज़मीन उसे दी जाए, किंतु 2 साल हो गए थे और अर्जी अभी तक 2 कमरे भी पार नहीं कर पाई थी। अर्थात यहाँ पर सरकारी कार्यालयों की तथा वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों की उदासीन मानसिकता दिखाई देती है। वह व्यक्ति अब अपने आक्रोश को अभिव्यक्त करने के लिए उस कार्यालय में आ पहुंचा था। वहां बैठकर वह इकट्ठा भीड़ को संबोधित करता हुआ कहता है कि 7 साल की भूखमरी के बाद सालों ने ज़मीन दी है मुझे, 100 मरले का गड्ढा, उसमें क्या मैं अपने बाप दादों की अस्थियां गाड़ूंगा। अर्जी दी थी कि मुझे 100 मरले की अपेक्षा 50 मरले दे दो, लेकिन ज़मीन तो दो, मगर अर्जी 2 साल से वक्त ले रही है और मैं भूखा मर रहा हूँ। उस व्यक्ति के इन शब्दों को सुनकर उस कार्यालय का चपरासी अपने हाथ में हथियार लिए आगे आया और उस व्यक्ति को कहने लगा, ए मिस्टर, चल यहाँ से बाहर। चपरासी के इस शब्दों के उत्तर में वह व्यक्ति कहता है कि मिस्टर आज यहाँ से नहीं उठ सकता क्योंकि मिस्टर आज यहाँ का बादशाह है। इतना कहने पर चपरासी कहने लगा कि तेरी बादशाही अभी निकालता हूँ, तुझे अभी पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा तो तेरी सारी बादशाही निकल जाएगी। चपरासी के इन शब्दों के उत्तर में वह व्यक्ति कहता है कि तेरी पुलिस मेरी बादशाही निकालेगी, तू बुला पुलिस को। आज यहाँ पर केवल मैं अकेला ही नहीं हूँ बल्कि मेरे उस भाई की विधवा भी मेरे साथ है जिसकी मृत्यु पाकिस्तान में हुई थी। मेरे भाई का लड़का भी है जो अभी से तपेदिक नामक रोग से पीड़ित है और यह मेरे भाई की लड़की है जो अब ब्याहने लायक हो गई है। आज हम सभी यहाँ के बादशाह हैं। तू ले आ जाकर अपनी पुलिस और उनसे कह कि इन सब की बादशाही निकाल दे। उस व्यक्ति की आवाज़ को सुनकर बाबू लोग भी भीड़ हटाते हुए आगे बढ़ आए और यह व्यक्ति कहने लगा कि एक तुम ही नहीं बल्कि यहाँ तुम सब के सब कुत्ते हो, तुम सभी कुत्ते हो और मैं भी। अंतर केवल इतना है कि तुम लोग सरकार के कुत्ते हो और हम जैसे गरीबों का शोषण करते हो और सरकार की ओर से भौंकते हो, लेकिन मैं अपने परमात्मा का, अपने ईश्वर का कुत्ता हूँ, उसकी दी हुई हवा खाकर जीता हूँ और उसी की तरफ से भौंकता हूँ। उसका घर इंसाफ का घर है जहाँ मैं रखवाली करता हूँ, किंतु तुम सब तो इंसाफ की दौलत के लुटेरे हो। तुम पर भौंकना हमारा फ़र्ज़ है, मेरे मालिक का फरमान है और मेरा तुमसे असली बैर है
क्योंकि कुत्ते का कुत्ता बैरी होता है। तुम मेरे दुश्मन हो और मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। शायद इसीलिए मैं आज अकेला हूँ और तुम सब मिलकर मुझे यहाँ से मारकर भगाने का प्रयास कर रहे हो। किंतु आज मैं अपने अधिकारों के प्रति लड़ूंगा। मेरे अंदर मेरे मालिक का नूर है, मेरे वाह गुरु का तेज है। तुम मुझे जहाँ भी बंद करोगे मैं वहाँ से भौंकूंगा। अर्थात अपने अधिकारों को आज मैं मांग कर ही रहूँगा। एक बाबू हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी बस करो, अपनी इस संत वाणी को बंद करो। बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा केस क्या है। इस पर उस अधेड़ उम्र के आदमी ने उत्तर दिया, मेरा नाम है 1226/7। मेरे माँ बाप का दिया हुआ नाम खा लिया इन कुत्तों ने। अब यही नाम है मेरा जो तुम्हारे इस दफ्तर का दिया हुआ है। मैं 1226/7 हूँ, मेरा और कोई नाम नहीं है। यही नाम तुम भी याद कर लो और अपनी डायरी में भी लिख लो। वाह गुरु का कुत्ता 1226/7। इस व्यक्ति के इन उद्गारों में भी उसका आक्रोश दिखाई देता है जो व्यवस्था के विरोध में है। बाबा जी आज जाओ, कल या परसों आ जाना। तुम्हारी अर्जी की कार्रवाई तकरीबन पूरी हो चुकी है। एक कर्मचारी की ओर से उस व्यक्ति को यह बात कही गई। इस पर उत्तर देता हुआ वह व्यक्ति कहने लगा कि तकरीबन पूरी हो चुकी है और मैं खुद भी तकरीबन पूरा हो चुका हूँ। अब देखना ये है कि पहले कार्रवाई पूरी होती है या फिर मैं पूरा होता हूँ। एक तरफ सरकार का हुनर है तो दूसरी तरफ परमात्मा का। तुम्हारा तकरीबन अभी दफ्तर में ही रहेगा और मेरा तकरीबन कफन में पहुँच जाएगा। सालों ने सारी पढ़ाई खर्च करके केवल 2 ही शब्द निर्माण किए हैं, एक है शायद और दूसरा है तकरीबन। शायद आपके कागज़ ऊपर चले गए, तकरीबन कार्रवाई पूरी हो चुकी है। शायद से निकालो और तकरीबन में डाल दो, तकरीबन से निकालो और शायद में गर्क कर दो। तकरीबन 3-4 महीने में तहकीकात होगी, शायद महीने 2 महीने में रिपोर्ट आएगी। मैं आज शायद और तकरीबन दोनों घर छोड़ आया हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ और बैठा ही रहूँगा। मेरा काम होना है तो आज ही होगा और अभी होगा। तुम्हारे शायद और तकरीबन के ये ग्राहक सब बाहर खड़े हैं, यह ठगी तुम इनसे ही करना। कहते हुए उस अधेड़ उम्र के आदमी ने व्यवस्था के प्रति अपने आक्रोश को अभिव्यक्त किया है। बाबू लोग अपनी सद्भावना के प्रभाव से निराश होकर एक एक कर कार्यालय के अंदर लौटने लगे। कोई कहता बैठा है बैठा रहने दो, तो कोई कहता बकता है बकने दो। कोई कहता साला बदमाशी से काम निकालना चाहता है, तो कोई कहता कि लेट हिम बाग हिमसेल्फ टू डेथ। बाबुओं के साथ चपरासी भी बड़बड़ाता हुआ अपने स्टूल पर जाकर बैठ गया। वहाँ पर इकट्ठा भीड़ में से कोई कहने लगा कि अरे बाबा शांति से काम लो, यहाँ मिन्नत चलती है, पैसा चलता है, धौंस नहीं। यह उद्गार सरकारी कर्मचारी तथा कार्यालयों की भ्रष्टाचारी और अवसरवादी मनोवृत्ति को चित्रित करता है। वह आदमी उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि यहाँ पर भले ही धौंस नहीं चलती, पर परमात्मा का हुक्म तो हर जगह चलता है। इस व्यक्ति की आवाज़ को सुनकर कमिश्नर साहब भी अपने कमरे से बाहर निकल आए और इस व्यक्ति के पास आकर कहने लगे कि बात क्या है, क्या चाहते हो तुम। व्यक्ति बोला,
आपसे मिलना चाहता हूँ साहब। 100 मरले का एक गड्ढा मेरे नाम अलॉट हुआ है, वह गड्ढा आपको वापस करना चाहता हूँ ताकि सरकार उसमें एक तालाब बनवा दे और अफसर लोग शाम को वहाँ आकर मछलियाँ मारा करें। यह उस गड्ढे में सरकार एक तहखाना बनवा दे और मेरे जैसे सारे कुत्तों को उसमें बंद कर दे। इस आधेड़ उम्र का गुस्सा जो व्यवस्था के प्रति था वह अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। कमिश्नर साहब ने कहा कि ज़्यादा बकबक मत करो और अपना केस लेकर मेरे पास आओ। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मेरा केस मेरे पास नहीं है साहब, 2 साल से सरकार के पास है, आपके पास है। मेरे पास अपना शरीर और 2 कपड़े हैं, 4 दिन बाद शायद वे भी नहीं रहेंगे। इसके बाद सिर्फ 1226/7 रह जाएगा, क्योंकि उस 1226/7 को शायद मार मार कर परमात्मा के पास भेज दिया जाएगा। कमिश्नर साहब ने उस व्यक्ति को पुनः चुप रहने का निर्देश देते हुए अपने साथ अंदर आने को कहा। 2 साल चक्कर लगाता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। खुशामदें करता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। वास्ते देता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। चपरासी ने चीख उठा दी और कमिश्नर साहब के कमरे में वह व्यक्ति दाखिल हो गया। घंटी बजी, फाइलें हिली, बाबुओं की बुलाहट हुई और आधे घंटे बाद बेताज बादशाह मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आया। उत्सुक आंखों की भीड़ ने उसे आते देखा तो वह फिर बोलने लगा कि चूहों की तरह बिटर बिटर देखने से कुछ नहीं होता। भौंको, सब के सब, अपने आप सालों के कान फट जाएंगे, भौंको। उसकी भौजाई दोनों बच्चों के साथ गेट के पास खड़ी इंतज़ार कर रही थी। लड़के और लड़की के कंधों पर हाथ रखे हुए वह सचमुच बादशाह की तरह सड़क पर चलने लगा। हयादार हो तो सालों साल मुंह लटकाए खड़े रहो, अर्जियाँ टाइप कराओ और नल का पानी पियो, क्योंकि सरकार वक्त ले रही है। नहीं तो बेहया बनो, क्योंकि बेहयाई में 1000 बरकत है। और इतना कहता हुआ वह आदमी उस कार्यालय से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद कंपाउंड में और आसपास मातमी वातावरण पहले से अधिक गहरा हो गया। भीड़ भी धीरे धीरे बिखर कर अपनी जगह पर चली गई। चपरासी की टांगें फिर से स्टूल पर झूलने लगी और सरकारी कार्यालय का माहौल फिर से पहले की तरह हो गया। इस प्रकार से परमात्मा का कुत्ता यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कहानी के माध्यम से लेखक ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि जब तक हम अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर लड़ेंगे नहीं, तब तक कार्रवाई केवल कागजी तौर पर ही दिखाई देंगी या कागजी तौर तक ही सिमटी रहेगी। इस कहानी में देश विभाजन के पश्चात जिन लोगों के घर बार उनसे छूट गए या छीन लिए गए, उन्हें कागजी तौर पर ज़मीन तो दे दी गई, किंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत थी। और इसी वास्तविकता को केंद्र में रखकर लेखक मोहन राकेश ने परमात्मा का कुत्ता यह कहानी लिखी है। कल की तासिका में हम अगली कहानी, जिसका शीर्षक है पुरस्कार, का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।